नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी एग्जाम पास करने में बड़े बड़े सूरमा फेल हो जाते हैं। ऑफिसर की जिस कुर्सी पर बैठने के लिए स्टूडेंट कई साल गुजार देते हैं, अगर वही कुर्सी बिना परीक्षा के मिलने लगे तो बवाल होना तो तय है। सियासी घमासान होना भी लाजमी है। अब लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती पर मचे घमासान के बीच सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। 45 पदों पर जो लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक। यूपीएससी एग्जाम पास करने में बड़े बड़े सूरमा फेल हो जाते हैं। ऑफिसर की जिस कुर्सी पर बैठने के लिए स्टूडेंट कई साल गुजार देते हैं, अगर वही कुर्सी बिना परीक्षा के मिलने लगे तो बवाल होना तो तय है। सियासी घमासान होना भी लाजमी है। लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती पर मचे घमासान के बीच सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। दरअसल 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कुल पदों की संख्या 45 थी। ये पद लेटरल एंट्री से भरे जाने थे। यानी ये यूपीएससी की ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर न होकर सीधे उच्च पदों में भर्ती के लिए थी। 45 पद में 10 संयुक्त सचिव के पद थे, जिनमें वित्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के लिए 2-2 पद। पर्यावरण, इस्पात, शिपिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और गृह मंत्रालय में एक पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। साथ ही साथ 35 निदेशक और उप सचिव पद के लिए भी आवेदन मंगवाए गए थे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में की जानी थी। संयुक्त सचिव पद के लिए योग्यता की बात करें तो 10 साल का अनुभव और 35 से 45 साल के बीच उम्र सीमा तय की गई थी। वहीं उप सचिव के लिए 7 साल का अनुभव और 32 से 40 साल की उम्र सीमा तय की गई थी। राज्य और केंद्र के अधिकारियों को चुनने के लिए सरकार जो परीक्षाएं आयोजित करवाती है, उसमें 3 चरण होते हैं। यूपीएससी के जरिए अफसर बनने के लिए प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है। जो तीनों परीक्षाएं पास करता है वही अफसर बन सकता है। जिन अभ्यर्थियों का नाम परीक्षा पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आता है, उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से कैडर अलॉट होते हैं। इन कैडर में फिर उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्रोबेशन पूरा कर ऑफिसर का पद मिलता है। तब जाकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अलग अलग ऑफिसर बनकर आते हैं। लेकिन साल 2018 में मोदी सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया। सरकार ने यूपीएससी से होने वाली भर्ती के अलावा भी अधिकारियों को चुनने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। इसी को नाम दिया गया लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आते ही विवाद छिड़ गया। विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को दरकिनार कर रही है। लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्र सरकार ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था। मोदी सरकार यूपीएससी से नहीं बल्कि आरएसएस से भर्ती कर रही है और एससी, एसटी और ओबीसी कोटे का आरक्षण छीन रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार ही सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग को लेकर आई। सीधी भर्ती को लेकर पहला प्रयास यूपीए सरकार ने किया था।
प्रशासनिक सुधार आयोग को 2005 में यूपीए सरकार विकसित किया गया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लेटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी योग्य शख्स केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसके पास काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव हो। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होता है। जो इस इंटरव्यू को पास करता है वो सीधे तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया जाता है। ये तैनाती 3 साल के लिए होती है। इसे 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया था। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लेटरल एंट्री को लेकर उन्होंने पोस्ट कर लिखा था, उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी है, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। लेटरल एंट्री को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोला था। अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था, लेटरल एंट्री के जरिए मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बीजेपी अपनी विचारधारा के संघी और साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। दरअसल लेटरल एंट्री में एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी का कोटा नहीं था, बल्कि इसमें योग्यता के आधार पर चयन को महत्व दिया जाना था। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, सरकार को घेरा, देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। सरकार बैकफुट पर आने लगी। ऐसे में मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को वापस ले लिया। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। लेटरल एंट्री में एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी का कोटा नहीं होता। इसमें योग्यता के आधार पर चयन को महत्व दिया जाता है। जिस तरह विपक्ष इसको मुद्दा बना रही थी, आने वाले समय में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर सरकार पहले से ही बैकफुट पर है। अब ऐसे में लेटरल एंट्री का मामला आने वाले समय में मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर सकती थी। ये पहला मौका नहीं था जब सरकार बिना परीक्षा के सीधी नियुक्तियां करने जा रही थी। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में डॉक्टर वर्गीज कुरियन एनडीबीबी के चेयरमैन बनाए गए थे। उस वक्त ये पद आईएएस अधिकारी को दिया जाता था। भारत में लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती के सबसे बड़े उदाहरण मनमोहन सिंह थे। साल 1971 में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था। उसके बाद 1976 में
उन्हें सीधे देश का फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। अमूमन किसी आईएएस को इस पद पर तैनात किया जाता था। मनमोहन सिंह ने कभी भी यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा पास नहीं की थी। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा ही किया था। उस वक्त उन्होंने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को वित्त सचिव बनाया था। हालांकि ये पद आईएएस को देने की परंपरा है, लेकिन मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने तो कभी यूपीएससी की परीक्षा दी ही नहीं थी। बिमल जालान भी लेटरल एंट्री के जरिए रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे। नंदन नीलेकणी के साथ भी यही हुआ था। उन्हें भी सीधे UIDAI के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसी तरह से मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। रघुराम राजन भी संघ लोक सेवा आयोग से चुनकर नहीं आए थे। कांग्रेस ने लेटरल एंट्री को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था कि जो संविधान के मुताबिक आरक्षण है, वो सुविधाएं नकार कर लेटरल एंट्री के जरिए खास लोगों को सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है। पैंतालीस पद की एक विज्ञापन निकाला गया, तो ये सवाल उठाया गया। राहुल जी ने सवाल उठाया, खड़गे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया। क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? आरक्षण कहाँ है? एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद, एक सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा। और राहुल जी ने उठाया। ये एक दरवाजा खोल रहा था और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं, क्योंकि वो आक्रमण कर रहे थे। आरक्षण को खत्म करने का ये पहला कदम था। लेटरल एंट्री के फैसले को लेकर केवल विपक्षी खेमा ही नहीं, बल्कि एनडीए के घटक दल भी विरोध कर रहे थे। चिराग पासवान लेटरल एंट्री की आलोचना करने वाले एनडीए के पहले पार्टनर थे। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी इस कदम की कतई सहमत नहीं है। मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए, डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। लेटरल एंट्री को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप तक लगा दिया था। लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र सरकार कह रही थी कि इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला, इसके जरिए नए टैलेंट को लाना और दूसरा, मैन पावर बढ़ाना। 2018 में यूपीएससी ने पहली बार भर्ती की। संयुक्त सचिव स्तर के लिए 6077 आवेदन आए। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में 9 नियुक्तियां की गई। 3 से 5 साल के लिए नियुक्तियां की गई। 2021 में यूपीएससी ने दूसरी बार भर्ती की। पिछले 5 साल में 63 भर्तियां हुई। लेटरल एंट्री के जरिए 57 अधिकारी कार्यरत हैं।
आने वाले समय में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर सरकार पहले से ही बैकफुट पर है। ऐसे में लेटरल एंट्री का मामला आने वाले समय में मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर सकता है। यही वजह है कि सरकार ने अपने कदम वापस ले लिए। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।